क्लास 12। तो कल हमने अधिशोषण, विशोषण और अधिशोषण और अवशोषण में अंतर पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि है शोषण, जिसको हम कहते हैं सॉर्प्शन। शोषण अंग्रेजी में कहा जाता है SORPTION, सॉर्प्शन। अब शोषण क्या है कि कभी कभी कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें अधिशोषण और अवशोषण दोनों साथ साथ होते हैं, ठीक है ना। यानी कोई पदार्थ उस दूसरे पदार्थ के स्थूल में भी वितरित होता है, यानी उसके स्थूल में भी जाता है और उसके पृष्ठ पर भी जाता है, लेकिन पृष्ठ पर सांद्रता स्थूल की अपेक्षा अधिक हो जाती है। जैसे अधिशोषण में तो केवल पृष्ठ पर एकत्रित होता है, लेकिन शोषण में क्या होता है कि कभी कभी कोई पदार्थ उसके स्थूल में भी जाएगा और पृष्ठ पर भी एकत्रित होगा, लेकिन पृष्ठ पर सांद्रता अधिक होगी किसकी अपेक्षा? स्थूल की अपेक्षा। तो हम कहते हैं जब अधिशोषण व अवशोषण दोनों साथ साथ होते हैं, ठीक है ना, तो उसे हम शोषण कहते हैं। अर्थात कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ के स्थूल में वितरित होता है, परंतु उसी समय वह पृष्ठ पर भी एकत्रित होता है और पृष्ठ पर सांद्रता स्थूल की अपेक्षा अधिक हो जाती है। इस घटना को हम शोषण कहते हैं, अधिक हो जाती है, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ के स्थूल में भी वितरित होता है, यानी अंदर भी जाएगा, लेकिन उसी समय वो उसके पृष्ठ पर भी एकत्रित होगा और पृष्ठ पर सांद्रता अधिक होगी स्थूल की अपेक्षा, यानी स्थूल में सांद्रता कम होगी अंदर और बाहर सांद्रता अधिक होगी, उसको हम शोषण कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा अधिशोषण की एंथैल्पी। अधिशोषण की, ये छोटे छोटे शॉर्ट नोट हैं जो एग्जाम में पूछे जाता है। अधिशोषण की एंथैल्पी, देखो हमने पहले ही कहा है अधिशोषण जो है, हमने पहले ही कहा कि अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। अधिशोषण जो है उसकी प्रकृति होती है ऊष्माक्षेपी, यानी अधिशोषण के दौरान ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी निर्मुक्त होती है। उत्पन्न नहीं कह सकते क्योंकि ऊर्जा उत्पन्न होती नहीं है, ना ही नष्ट होती है, इसलिए हम कहते हैं कि ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो अधिशोषण जो है वो एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, ठीक है ना। अर्थात इसमें ऊष्मा मुक्त होती है और इसी मुक्त ऊष्मा को हम अधिशोषण की एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है ना। यानी अधिशोषण के दौरान होता क्या है कि जो अधिशोष्य है और जो अधिशोषक हैं उनके अणुओं के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है, और हमने पहले भी बात की है कि जब आकर्षण बल कार्य करता है तो ऊर्जा निर्मुक्त होती है, और जितनी ऊर्जा निर्मुक्त होगी उसे ही हम अधिशोषण की एंथैल्पी कहते हैं। परिभाषा क्या होती है देखिए अधिशोषण की एंथैल्पी, हम कहते हैं कि अधिशोषक के पृष्ठ पर एक मोल अधिशोष्य के अधिशोषण होने पर एंथैल्पी में परिवर्तन, यानी जब एक मोल
अधिशोष्य, आपके पास अधिशोष्य कितना है, 1 मोल अधिशोष्य है। और जब वो 1 मोल अधिशोष्य किसी अधिशोषक के पृष्ठ पर एकत्रित होगा तो उस दौरान जितनी भी ऊर्जा निर्मुक्त होगी वो कहलाती है अधिशोषण की एंथैल्पी। ठीक, तीसरा टॉपिक अधिशोषण के प्रकार। अब अधिशोषण होता कितने प्रकार का है, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है अधिशोषण के प्रकार। ठीक है ना। तो अधिशोषण आपका 2 प्रकार का होता है, सीधे सीधे आप समझना। एक होता है भौतिक अधिशोषण, पहला होता है भौतिक अधिशोषण, फिजिकल एब्जॉर्प्शन। दूसरा होता है रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। तो एक भौतिक अधिशोषण, दूसरा रासायनिक अधिशोषण। अब हम बात करते हैं इनके बारे में कि आखिर भौतिक अधिशोषण क्या होता है और रासायनिक अधिशोषण क्या होता है। तो पहला आता है आपका भौतिक अधिशोषण, पहला आता है आपका भौतिक अधिशोषण। ठीक है, तो पहला टॉपिक आपका भौतिक अधिशोषण है। अब हम समझते हैं भौतिक अधिशोषण क्या होता है। देखिए अधिशोषण है क्या, कि अधिशोषण में 2 घटक होते हैं, एक होता है अधिशोषक और एक होते हैं अधिशोष्य। ये जो छोटे कण मैंने बनाए हैं ये अधिशोष्य हैं, ये हैं आपके अधिशोष्य, और जो बड़ा कण है ये है अधिशोषक, ये है अधिशोषक। अब होता क्या है, भौतिक अधिशोषण हो चाहे रासायनिक अधिशोषण हो, अर्थात अधिशोषण में अधिशोष्य और अधिशोषक दोनों के बीच में एक बल कार्य करता है ना। ये जो जुड़े हैं एक दूसरे से, एक बल कार्य करेगा इनके बीच में, है ना। अगर मैं इसको थोड़ा दूर बनाऊं, ये अधिशोष्य है, ये अधिशोषक है, तो इनके बीच में क्या कार्य करेगा, एक आकर्षण बल करेगा ना। ये आकर्षण बल है क्या, किस प्रकृति का है, उसके आधार पर। यदि ये आकर्षण बल भौतिक बल है, भौतिक बल आप जानते हैं, भौतिक बल क्या होते हैं, वंडरवाल बल। यदि ये वंडरवाल बल है तो ये भौतिक अधिशोषण हो जाएगा। यदि ये रासायनिक बल है, रासायनिक बल यानी रासायनिक बंध, चाहे वो सहसंयोजी बंध हो, चाहे वो आयनिक बंध हो, कोई भी, यदि ये रासायनिक बल है तो वो कहलाएगा रासायनिक अधिशोषण। आई होप समझ गए होगे इतने में ही कि अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में जो बल कार्य कर रहा है, इस बल की प्रकृति क्या है, वही निर्धारित करेगा कि अधिशोषण आपका भौतिक है या रासायनिक है। इसीलिए जब हम भौतिक अधिशोषण की बात करते हैं, पहला हम भौतिक अधिशोषण की जब बात करेंगे तो भौतिक अधिशोषण क्या हो जाएगा, सीधे सीधे परिभाषा है। देखो, जब अधिशोष्य के कण, जब अधिशोष्य के कण भौतिक बलों, अब भौतिक बल कौन से होते हैं, वंडरवाल बल। भौतिक बलों, ब्रैकेट में लिख देता हूं, वंडरवाल बल द्वारा अधिशोषक के पृष्ठ से जुड़े होते हैं, के पृष्ठ से जुड़े होते हैं, तो इसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। तो इसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। ठीक है ना। मैं एक्सप्लेन पहले ही कर चुका हूं कि भौतिक अधिशोषण क्या होता है, कि जब अधिशोष्य के कण, हमने बात की थी ना, अधिशोष्य के कण अधिशोषक के पृष्ठ पर भौतिक बलों द्वारा जुड़े होंगे तो वो भौतिक अधिशोषण कहलाएगा। ठीक है ना। अब हमें पता है जो वंडरवाल बल होते हैं, वंडरवाल बल जिनको हम फिजिकल फोर्स कहते हैं, ये बहुत ही दुर्बल होते हैं, हमें पता है, वीक फोर्सेज होते हैं, ये बहुत दुर्बल बल होते हैं। अब कहने का तात्पर्य यह है, ये अधिशोषक है, ये अधिशोष्य है, और ये दुर्बल बलों द्वारा आपस में जुड़े हैं, है ना। इनके बीच में कौन सा बल कार्य कर रहा है, वंडरवाल, जो कि एक दुर्बल होता है। तो यानी कहने का मतलब है, इस बल को आसानी से क्या किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, आसानी से तोड़ा जा सकता है। अतः ताप बढ़ाने पर या दाब घटाने पर
भौतिक अधिशोषण को उत्क्रमित किया जा सकता है। उत्क्रमित यानी जो कण जुड़े हैं उनको बाहर निकाला जा सकता है, उत्क्रमित किया जा सकता है ना। पहला पॉइंट, भौतिक अधिशोषण क्या होता है? उत्क्रमणीय होता है। अभी आगे डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि जो बल है वो बहुत दुर्बल बल है, उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, इसीलिए आसानी से उत्क्रमित किया जा सकता है। नंबर दूसरा, अब आकर्षण बल दुर्बल है तो ऊर्जा भी कम निर्मुक्त होगी, क्योंकि हम कहते हैं ना जब दो पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो ऊर्जा निर्मुक्त होती है। जितना प्रबल आकर्षण बल होगा उतनी ज्यादा ऊर्जा निकलेगी। अब यहां पर आकर्षण बल दुर्बल है तो ऊर्जा भी क्या निकलेगी? कम। इसीलिए भौतिक अधिशोषण में जो अधिशोषण की एंथैल्पी होती है, जिसके बारे में अभी बात की हमने, अधिशोषण की एंथैल्पी का मान बहुत कम होता है। का मान बहुत कम होता है। बहुत कम होता है क्यों? क्योंकि आपका फोर्स जो है, जो फोर्स लग रहा है वो बहुत वीक फोर्स है और केवल 20 से 40 किलो जूल पर मोल के बीच में होता है। यानी जब एक मोल अधिशोष्य किसी अधिशोषक के पृष्ठ पर एकत्रित होगा भौतिक अधिशोषण द्वारा तो 20 से 40 किलो जूल ऊर्जा निकलेगी। ठीक है ना। अब हम विस्तार पूर्वक ये जो भौतिक अधिशोषण है इनके लक्षण पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं कि भौतिक अधिशोषण के गुण या लक्षण, भौतिक अधिशोषण के लक्षण। तो पहला जो लक्षण है वह है अविशिष्ट प्रकृति। अविशिष्ट प्रकृति मैं पूरा लिखूंगा नहीं, देखिए आप समझना, नोट्स आपको खुद बनाने हैं। अविशिष्ट प्रकृति का मतलब क्या है? आपको पता है क्लास 11 में हमने पढ़ा था कि जो वांडरवाल बल होते हैं, वांडरवाल बल जो होते हैं ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं। ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, यानी इनकी कोई स्पेसिफिक नेचर नहीं होता, कोई विशिष्ट प्रकृति नहीं होती है। तो जब वांडरवाल बल अगर अविशिष्ट हैं तो भौतिक अधिशोषण भी कैसी प्रकृति का होगा? अविशिष्ट प्रकृति का। क्योंकि वांडरवाल बल जो होते हैं वो किन्हीं भी दो अणुओं के बीच में कार्य करते हैं, ये हमने पढ़ा है ना। क्योंकि वांडरवाल बल कोई एक बल नहीं है, बहुत सारे बल हैं। उसमें आपके डायपोल इंट्रैक्शन होता है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन होता है, आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन होता है, अलग अलग प्रकार के। तो किन्हीं भी दो अणुओं के बीच में वांडरवाल बल कार्य कर सकते हैं, है ना। जबकि रासायनिक जो बल होते हैं वो कुछ विशिष्ट जो परमाणु है उनके बीच में कार्य करते हैं ना। तो यानी कहने का मतलब है जो भौतिक अधिशोषण होता है अविशिष्ट प्रकृति का होता है, अर्थात कोई भी ठोस, किसी भी ठोस के पृष्ठ पर कोई भी गैस अधिशोषित हो सकती है। जैसे आपका चारकोल है माना, है ना। चारकोल के पृष्ठ पर हाइड्रोजन गैस भी अधिशोषित हो सकती है, नाइट्रोजन गैस भी अधिशोषित हो सकती है, ऑक्सीजन गैस भी अधिशोषित हो सकती है, कोई भी, क्योंकि इस जो बल कार्य कर रहा है उसका कोई विशिष्ट प्रकृति नहीं है। ठीक है ना। दूसरा, अधिशोषक की प्रकृति। अधिशोषक की प्रकृति, अधिशोषक की प्रकृति का मतलब क्या है? देखिए कि यदि हम अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दें, ठीक है ना, तो उनमें अधिशोषण की मात्रा अधिक होती है। ठीक, हम कहते हैं अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले, अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले अधिशोषकों में अधिक अधिशोषण होता है। अधिक अधिशोषण होता है। ये मैं पहले बता चुका हूं कि क्यों होता है, अधिक अधिशोषण होता है। तो होता क्या है? देखिए ये कोई अणु है माना, इसकी मुक्त संयोजकताएं कितनी है? एक अणु यहां पर जुड़ा, एक इधर, 2 3 4 5 6 7 8। एक बार में कितने अणुओं का अधिशोषण हो रहा है? 8, है ना। अब हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया, तो ये जो 4 अणु थे 4 के 4 पृथक हो गए, 1 2 3 4। अब प्रत्येक की मुक्त संयोजकताएं कितनी हो गई? 4। ऐसे इसकी भी 4 मुक्त संयोजकताएं, इसकी भी 4। अब कितने अणु अधिशोषित हो रहे हैं? 1 2 3 4। एक में 4 हो रहे तो 4 चक्को 16 अणु। पहले कितने अणु अधिशोषित हो रहे थे? 8। अब कितने हो रहे हैं? 16। तो कहने का मतलब है कि जिन अधिशोषकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है ना, जिनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है उनके अधिशोषण की मात्रा भी अधिक होती है। इसीलिए अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर
अधिशोषण की मात्रा का मान भी बढ़ता है। ठीक है ना, जैसे जंतु चारकोल है, सिलिका जेल है, एल्यूमिना है, ये अच्छे अधिशोषक होते हैं क्योंकि इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है और इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है ना, तो छिद्र के कारण इनका अधिशोषण की मात्रा का मान भी अधिक होता है। नंबर तीसरा, गैस या अधिशोष्य की प्रकृति। गैस या अधिशोष्य की प्रकृति। ठीक है ना, अब इसको आपने समझना है कि कोई गैस किसी अधिशोषक की सतह पर कम मात्रा में अधिशोषित होती है, जबकि दूसरी गैस जो है वो अधिक मात्रा में अधिशोषित हो जाती है। तो सबका अधिशोषण अलग अलग तरीके से होता है कि हो सकता है कि कोई गैस ज्यादा मात्रा में अधिशोषित हो रही है जबकि दूसरी गैस कम मात्रा में अधिशोषित हो रही है। इसका कारण यह है कि अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में आकर्षण बल कितना प्रबल है। ठीक है ना, अब जैसे ये कोई अधिशोषक है, इसके पृष्ठ पर अमोनिया गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये आसानी से अधिशोषित हो जाती है। ये आसानी से अधिशोषित हो जाती है, जबकि H2N2O2 इनका अधिशोषण बड़ी मुश्किल से होता है। मुश्किल से इनका अधिशोषण होता है। अब इसका एक सीधे सीधे रीजन ये है कि ये गैसें आसानी से द्रवित हो जाती हैं। ये गैसें आसानी से द्रवित हो जाती हैं जबकि ये गैसें आसानी से द्रवित नहीं होती है। तो सीधे सीधे आप ये समझिए कि जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाती हैं, जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाती हैं उनका अधिशोषण ज्यादा होता है, जबकि जो गैसें आसानी से अधिशोषित नहीं होती हैं, आसानी से द्रवित नहीं होती हैं, उनका अधिशोषण कम होता है। ये सारी देखो आप अंतर क्या देख रहे हो, ये समपरमाणविक गैसें हैं। ये समपरमाणविक गैसें हैं। समपरमाणविक गैसें आसानी से द्रवित नहीं होती हैं, जबकि विषम परमाणविक, इसमें दो अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं, तो विषम परमाणविक गैसें जो हैं वो आसानी से द्रवित हो जाती हैं। तो विषम परमाणविक गैसों जैसे CO2, HCl है ना, या चाहे आपकी NH3 अमोनिया, इनका अधिशोषण बड़ी आसानी से हो जाता है। और गैसें जब द्रवित होती हैं तो द्रवित होने के लिए एक ताप की आवश्यकता होती है जिसको हम क्रांतिक ताप कहते हैं। क्रांतिक ताप की आपको परिभाषा पता है कि वह न्यूनतम ताप जिसके ऊपर किसी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता है, चाहे दाब कितना ही क्यों ना लगा दिया जाए। आप कितना ही दाब लगा दो, उस गैस को द्रवित नहीं कर सकते जब तक कि उसको एक मिनिमम टेम्परेचर नहीं दिया जाएगा, है ना। अब एक कुछ एग्जांपल लिखता हूं, जैसे आपके पास H2 गैस है, N2 गैस है, या आपके पास HCl गैस है, या आपके पास NH3 गैस है ना। इनके क्रांतिक ताप आपको मैं यहां पर लिख रहा हूं। हाइड्रोजन गैस का जो क्रांतिक ताप होता है वो 33 केल्विन होता है ना। नाइट्रोजन गैस का 126 केल्विन होता है। आपकी तीसरी गैस है HCl। HCl का जो क्रांतिक ताप होता है वो 324 केल्विन होता है। अमोनिया गैस का जो क्रांतिक ताप होता है वो होता है 406 के करीबन, है ना। अब कहने का तात्पर्य क्या है कि ये हाइड्रोजन गैस का जो अधिशोषण होगा वो लगभग, अगर हम सेंटीमीटर क्यूब में देखें या सीसी में, क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो इसका 4.7 क्यूबिक सेंटीमीटर अधिशोषण होता है। इसका नाइट्रोजन का 8.0 के करीबन। HCl जो होता है उसका अधिशोषण 72 सीसी के करीबन होता है। अमोनिया का 181 सीसी के करीबन होता है। अर्थात आपको एक रिलेशन मिल जाएगा कि जिसका क्रांतिक ताप जितना अधिक होगा, है ना, जिस गैस का क्रांतिक ताप जितना अधिक होगा उसमें द्रवित होने की प्रकृति भी उतनी ज्यादा होगी और उसका अधिशोषण भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है ना। तो हमने 3 कारक पढ़े, अब हम चौथे कारक की ओर जाते हैं। चौथा कारक होता है अधिशोषण की एंथैल्पी, जिसको हम पढ़ चुके हैं। अधिशोषण की एंथैल्पी, हमें पता है कि जो भौतिक अधिशोषण होता है उसमें जो बल होते हैं वो वांडरवाल बल होते हैं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप नोट्स बना लेना कि भौतिक अधिशोषण में अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में जो बल कार्य करते हैं वो वांडरवाल बल होते हैं। वांडरवाल बल बहुत दुर्बल होते हैं ना। जब वांडरवाल बल दुर्बल होंगे
तो ऊर्जा भी कम निर्मुक्त होगी, जिससे अधिशोषण की जो एंथैल्पी है, अधिशोषण की एंथैल्पी का मान कम होता है। ये पहले ही बता चुका हूं, कम होता है 20 से 40 किलो जूल, 20 to 40 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना, ये हम पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में, क्योंकि जो वंडरवाल बल होते हैं वो दुर्बल होते हैं। नेक्स्ट आपका 5वां लक्षण क्या है? उत्क्रमणीय प्रकृति। ये भी बता चुका हूं, उत्क्रमणीय प्रकृति। तो भौतिक अधिशोषण जो होता है वो उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, अर्थात अधिशोषण को आसानी से विशोषित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो बल हैं अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में जो बल कार्य कर रहे हैं वो दुर्बल वांडरवाल बल हैं और इनको आसानी से तोड़ा जा सकता है। कैसे? ताप बढ़ाकर या दाब घटाकर। यदि ताप बढ़ाया जाए या दाब घटाया जाए तो भौतिक अधिशोषण को आसानी से उत्क्रमित किया जा सकता है। ठीक है ना। ऐसे ही नेक्स्ट जो आपका लक्षण आएगा छठा, अधिशोषक का सक्रियण। अधिशोषक का सक्रियण। अधिशोषक का सक्रियण कैसे किया जा सकता है? अधिशोषक का सक्रियण का मतलब क्या है? उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाना। सीधे सीधे आप समझो, अगर हम अधिशोषक का सक्रियण करना चाहते हैं तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो अधिशोषण की मात्रा का मान भी बढ़ जाता है, क्योंकि सक्रिय केंद्रों की संख्या बढ़ जाती है। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि ये आपके माना कोई अणु है ना, कितने मॉलिक्यूल हैं? 1 2 3 4। इसमें कितने सक्रिय केंद्र हैं? अभी एक अणु यहां जुड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। 8 अणुओं का अधिशोषण हो रहा है। 4 मॉलिक्यूल्स हैं और वो 8 अणुओं का अधिशोषण कर रहे हैं। अगर हम इसका सक्रियण कर दें, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दें, इनको तोड़ दें कैसे, तो 4 के 4 अणु पृथक हो गए। देखिए 2 3 4। अब प्रत्येक के जो सक्रिय केंद्र हैं वो 4 हो गए, तो 4 सक्रिय केंद्र हैं तो 4 चक्को 16, यानी टोटल कितने अणुओं का अधिशोषण हो जाएगा? 16। तो अधिशोषक का सक्रियण जब हम करते हैं तो एक तो क्या होता है कि अधिशोषक को सूक्ष्म विभाजित कर दिया जाए। अगर हम सूक्ष्म विभाजित कर दें तो भी अधिशोषक का सक्रियण हो जाएगा। दूसरा, भाप के साथ यदि गर्म कर दें, भाप के साथ गर्म करने पर क्या होता है? इससे देखिए, माना जैसे आपका जंतु चारकोल है, चारकोल के पृष्ठ पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन छिद्रों में कुछ गैसें भरी रहती हैं सामान्यतः, है ना। जो चारकोल है, चारकोल के पृष्ठ पर कुछ गैसें भरी रहती हैं, जैसे आपका मीथेन है, CH4 है, या एथेन है, C2H6। ये गैसें इसके पृष्ठ पर पहले से भरी रहती हैं और कोई दूसरी गैस इनके अंदर नहीं आ पाती है, क्योंकि पहले से गैस भरी है। तो जब हम चारकोल को भाप के साथ गर्म करते हैं तो ये सारी गैसें बाहर निकल जाती हैं और ये छिद्र खुल जाते हैं। जब छिद्र खुल जाएंगे तो इसमें दूसरी गैस आसानी से अधिशोषित हो सकती है। ठीक है ना। तो आज हमने भौतिक अधिशोषण को पूरा कंप्लीट किया। कल हम रासायनिक अधिशोषण के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।